प्रिय विद्यार्थियों और कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले मेरे साथियों, मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल BR सर इंग्लिश पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज नवरात्रा है और सबसे पहले आप सभी को हैप्पी नवरात्रा। जय माता दी। माता रानी आप सबके समस्त सपनों को पूर्ण करे, ऐसी मेरी माँ से प्रार्थना है। आइए शुरू करते हैं अपनी ग्रामर की पहली क्लास। और आज ग्रामर में हम पढ़ेंगे वर्ब। जी हाँ, वर्ब। हालांकि बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर टेंस से शुरुआत कीजिए, लेकिन मेरे ख्याल से टेंस से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वर्ब। और वो क्यों है, ये इस वीडियो में थोड़ा हम देखेंगे, ताकि आप जान सकें कि आज का वीडियो कितना महत्वपूर्ण होने वाला है और इसे आप शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए देख सकें। तो आइए शुरू करते हैं। अगर हम बात करते हैं टेंस की, किसकी? टेंस की। तो टेंस क्या होता है? टेंस का नाम लेते ही आप कहोगे वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, लेकिन यह नहीं। काल का मतलब होता है समय, और वर्तमान, भूतकाल और भविष्य तो समय की बात करते हैं, जबकि टाइम जो है वो दो चीज़ों का योग होता है, समय प्लस कार्य एक्शन, मतलब टाइम प्लस एक्शन। इन दो चीज़ों का जो योग होता है वो टेंस होता है। इसमें हम टाइम को तीन भागों में बांट लेते हैं। आने वाला समय फ्यूचर, बीता हुआ समय पास्ट, और जो चल रहा है वो प्रेजेंट। और एक्शन को हम चार भागों में बांटते हैं। जो चल रही एक्शन है वो कंटिन्यूस, जो पूरी हो गई वो परफेक्ट, जो चल भी रही है, पूरी भी हुई है, वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और जिसमें केवल और केवल एक्शन के बारे में सूचना दी जाती है उसे हम इंडेफिनेट कहते हैं। खैर, ये चर्चा हम टेंस के टॉपिक में करेंगे, लेकिन टाइम बताने के लिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है या वर्ब का प्रयोग करते हैं, और एक्शन बताने के लिए भी वर्ब का प्रयोग करते हैं। कंटिन्यूस में क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इंडेफिनेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म, कुल मिला के वर्ब। यानी वर्ब का नॉलेज टेंस पढ़ने से पहले जरूरी है। तो टेंस क्या है? सिंपली वर्ब प्लस वर्ब, मतलब वर्ब ही टेंस है, वर्ब ही टेंस है अगर देखा जाए तो टेंस पढ़ने से पहले आपको वर्ब की जानकारी होना जरूरी है। इसलिए पहले हम वर्ब पढ़ेंगे, बाद में टेंस पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक ले लेते हैं, जिसे आपको कहते हैं वॉइस। आपने सुना होगा। और वॉइस दो होते हैं, एक्टिव, पैसिव। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। जब पैसिव वॉइस एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम आपने देखे होंगे, 5 नियम होते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, हेल्पिंग वर्ब लगाओ, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लाओ। मतलब ऑब्जेक्ट को क्या बनाओ? सब्जेक्ट। और दूसरे नंबर पे आता है हेल्पिंग वर्ब लाओ, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। तो जब हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब का, मेन वर्ब का नॉलेज होगा, तो ही हम हेल्पिंग वर्ब लाएंगे या लगाएंगे या मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाएंगे। तो कहने का मतलब वॉइस पढ़ने से पहले, एक्टिव पैसिव पढ़ने से पहले वर्ब का नॉलेज होना जरूरी है। तीसरा, नरेशन। नरेशन का मतलब होता है कथन, मतलब नरेट करना, विवरण करना। और ये क्या होता है? जब हम किसी की कही हुई बात को डायरेक्टली उसी भाषा में कहते हैं तो डायरेक्ट, और उसे अपने भाषा में विवरण करते हैं तो इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसमें भी कहीं ना कहीं टेंस चेंज वाला नियम आता है, आपने देखा हो तो। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में टेंस चेंज, कि जब रिपोर्टिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो अंदर के वाक्य का टेंस चेंज होता है। और टेंस चेंज होता है मतलब टेंस का नॉलेज होना चाहिए, और टेंस का नॉलेज होने से पहले वर्ब का नॉलेज होना चाहिए। तो डायरेक्ट नरेशन पढ़ने से पहले भी आपको वर्ब का नॉलेज होना चाहिए। इससे आगे अगर हम चलें तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये भी एक इंग्लिश में टॉपिक है, जिसका मतलब होता है कर्ता क्रिया समझौता। अब ये कर्ता क्रिया समझौता क्या होता है कि सब्जेक्ट एक वचन तो वर्ब भी एक वचन, ये इन दोनों का क्या है? एग्रीमेंट है, समझौता है, कि सब्जेक्ट एक वचन, वर्ब भी एक वचन, सब्जेक्ट बहुवचन तो वर्ब भी बहुवचन। हालांकि ये हिंदी में भी होता है, लेकिन हिंदी में हम उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। जैसे हम जाते हैं, और अगर हम की जगह मैं कह दूँ सीमा, तो सीमा जाते हैं सही है? नहीं, सीमा जाती है। क्यों? ये जाते हैं बहुवचन है और ये जाती है एक वचन है। ये क्रिया है और ये सब्जेक्ट है, कर्ता है। तो कर्ता और क्रिया का क्या होना चाहिए? सामंजस्य होना चाहिए। इसे ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। जैसे हम जाते हैं तो वी गो, और सीमा जाती है तो सीमा के बाद में क्या लगेगा? गोज, GOES। वर्ब को सिंगुलर फॉर्म में करेंगे तो S या ES जोड़ेंगे। खैर,
इससे तो इसी में भी वर्ब डायरेक्टली इन्वॉल्व है। वर्ब की सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म आप तभी कर पाओगे जब आपको वर्ब की जानकारी होगी। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक पढ़ने से पहले भी वर्ब का नॉलेज होना जरूरी है। थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। अगर 10th क्लास का देखा जाए तो एक है फ्रेमिंग क्वेश्चन। फ्रेमिंग क्वेश्चन पर्सन बनाना। और पर्सन बनाने के लिए क्या होता है, क्वेश्चन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं क्वेश्चन, यस नो आंसर टाइप और फुल आंसर टाइप। यस नो आंसर टाइप की शुरुआत होती है हेल्पिंग वर्ब से और फुल आंसर टाइप की शुरुआत होती है WH वर्ड से। और इनके भी यही नियम लगता है, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। तो कुल मिला के मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब यहाँ भी आनी जरूरी है। इससे आगे टॉपिक अगर हम पढ़ते हैं 10th में, तो एक टॉपिक और है, वो है आपका क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग में क्या होता है, ऐसे लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट लगाना है या नहीं लगाना, ये वाक्य पर डिपेंड करता है। अगर वाक्य नेगेटिव है तो नहीं लगेगा, नेगेटिव नहीं है तो नोट लगेगा, और इसके बाद में लगेगा प्रोनाउन, और इसके बाद में लगेगा क्वेश्चन मार्क। तो कुल मिला के इसमें भी क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब निकालना है, मतलब हेल्पिंग वर्ब का नॉलेज होना चाहिए। और भी बहुत सारे टॉपिक है जिनके लिए वर्ब को पढ़ना जरूरी है। ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ये भी आपने सुना होगा, पॉजिटिव वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। खैर, तो कुल मिला के वर्ब का नॉलेज इन सबसे पहले जरूरी है। तो क्यों ना हम शुरुआत किससे करें, वर्ब से। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक वर्ब। अब मैं थोड़ा इससे पहले उम्मीद है आप सीरियस हो गए होंगे, आपको पता चल गया होगा कि हम कितना महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और आप शुरू से लास्ट तक देखिए, आपको आराम से समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको लास्ट तक देखने के बाद भी समझ नहीं आए, आप मेरे वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, बट आई गारंटी आपको अंत तक देखोगे तो समझ में आएगा। साथ ही मैं इसके नोट्स की बात बता दूं, अगर आप बना सकते हैं तो खुद बनाइए, वेरी बेस्ट। और अगर आप नहीं बना सकते तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप मुझे व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपके इन नोट्स की PDF मिल जाएगी। वहां से आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वर्ब। वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। अब ये क्रिया क्या है, अगर इसकी परिभाषा आप किताब में पढ़ोगे, वे शब्द जो किसी काम के किए जाने या होने का बोध कराते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। लेकिन मुझे पता है इससे आपको बहुत कम समझ में आता है, हम थोड़ा इसको समझते हैं। पहले थोड़ा सा मैं बता दूं, हम सारे दिन बातें करते हैं। बातें करते हैं मतलब एक बात, इसे लिखना नहीं है, समझना है। एक बात, एक वाक्य होता है। दिन भर हम वाक्य बोलते हैं। वाक्य किससे मिलकर बने होते हैं, शब्दों से। शब्द किससे मिलकर बने होते हैं, अक्षरों से, ठीक है। और अक्षर हम शुरुआत में याद करते ही हैं, ABCD, ये क्या अक्षर है, लेटर्स है। इनको जोड़ जोड़ के हम क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं। जैसे G और O को जोड़ा तो क्या हुआ, गो। गो का मतलब जाना, ये शब्द हो गया। और RA जैसे मैंने लगा दिया HE, ही का मतलब हो गया वह है, ठीक है। तो V का मतलब हो गया हम। अब इन दोनों को एक जगह जोड़ देते हैं, जैसे वी और गो। वी गो, हम जाते हैं, ये एक बात हो गई, एक तो ये वाक्य हो गया। इसमें शब्द कितने होते हैं, इसमें कोई फिक्स नहीं है, 2 शब्दों का भी वाक्य हो सकता है, और वाक्य में केवल और केवल एक भी शब्द हो सकता है, ओनली एक शब्द। और वो एक शब्द होगा तो वो होगा वर्ब की, एक शब्द होगा तो वो होगा वर्ब की बेस फॉर्म। वर्ब की बेस फॉर्म यानी वर्ब की बेस फॉर्म जिसे आप याद करते हैं, जैसे आना की मीनिंग कम, जाना की गो, खेलना प्ले, दौड़ना रन, तैरना स्विम। ये अपने आप में एक वाक्य है। जैसे आपने कह दिया रन, इसका मतलब दौड़ो, कम आ जाओ, सिट डाउन बैठ जाओ, स्टैंड अप खड़े हो जाओ। और जैसे आपने कहा टेक मतलब ले लो, गिव मतलब दे दो। ये अपने आप में सेंटेंस है, वर्ब की बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो अकेला शब्द, अगर एक वाक्य में एक ही शब्द चाहिए तो वो होगा वर्ब। इसके अलावा हम बाकी चीज़ें जोड़ सकते हैं। कहने का मतलब जितने भी वाक्य होंगे, जितने भी हम बातें करते हैं दिन में, उन प्रत्येक बात में एक क्रिया होती है, एक वर्ब होती है।
प्रत्येक वाक्य जो हम बोलते हैं उसमें आमतौर पर लगभग 99% सेंटेंस में एक वर्ब होती है, एक क्रिया होती है। अब हमें इसको कैसे पहचानें? तो हम बातें किसकी करते हैं या दिन भर में क्या बातें करते हैं? हम बातें करते हैं या तो अपने एक्शन की सूचना लोगों को देते हैं। एक्शन मतलब कार्य, ध्यान से समझना। एक्शन का मतलब कार्य, कार्य का मतलब होता है काम का नाम, काम का नाम मतलब आप क्या काम कर रहे हैं, क्या काम आप कर चुके हैं, क्या काम आपने किया या क्या काम आप करोगे, उन काम का नाम आप बताते हैं। जैसे एक शब्द है खेलना या पढ़ना। आप पढ़ने के बारे में बात कर रहे हो तो पढ़ने की मीनिंग होती है स्टडी। ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म। तो जिस शब्द के अंत में ना लगता है, क्या लगता है? ना, वो क्रिया होती है, उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, जागना, दौड़ना, तो ये काम का नाम है। तो आप किसके बारे में बताओगे? या तो अपने दोस्त, अपने काम के बारे में बताओगे कि मैंने ये काम किया, ये काम मैं करूँगा, ये काम मैं कर रहा हूँ। तो एक्शन की सूचना देने वाला होता है वर्ब, ठीक है। दूसरी चीज़ आप क्या देते हैं? आप सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, सब्जेक्ट की स्टेट बताते हैं। स्टेट का मतलब होता है अवस्था। अभी अवस्था क्या होती है? आप किस अवस्था में हैं और किस अवस्था में थे या किस अवस्था में होंगे, ये अगर आप बात करते हैं। जैसे आप कहें मैं खुश हूँ, मतलब मेरी अवस्था है मैं खुश हूँ। मैं घर पर हूँ, मतलब मेरी सिचुएशन है कि मैं घर पे हूँ। मैं घर पर था, मतलब अवस्था की बात कर रही है, पास्ट की। तो ये क्या हो गई? स्टेट, मतलब मैं कौन हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, तो ये अवस्था है। दूसरा, अवस्था में क्या आता है? कौन हूँ, कैसा हूँ, या फिर मैं कहाँ हूँ। इन शब्दों का उत्तर होता है, वो अवस्था बताते हैं कि मैं कौन हूँ। आई एम ए स्टूडेंट, ठीक है, आई एम ए टीचर। दूसरा, आई एम ए बॉय। और तीसरा, कैसा हूँ, आई एम हैप्पी, आई एम सैड। तो ये एम वाली जो है ना, ये वर्ब है। दूसरा, आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ, है ना, ऐसे। तो ये बता रहे हैं अपने अवस्था, स्टेट। एक्शन और नंबर 2 पे स्टेट। इसे बताने का काम करते हैं बी वर्ब। बी का मतलब होता है होना। अब ये बी वर्ब क्या है, ये हम आगे जब थोड़ा चलेंगे तो डिस्कस कर लेंगे। और आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब हम बातें गया तो अपने काम के बारे में करते हैं या खुद के बारे में बताने के बारे में करते हैं कि मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, मैं कहाँ हूं। तीसरा, सब्जेक्ट के पास क्या है, सब्जेक्ट के पास क्या है, ये बात करते हैं हम। जैसे, और इसे कहते हैं इंग्लिश में पोजेशन। पोजेशन का मतलब संबंध या अधिकार। जैसे मैं कहूँ मेरे पास एक पेन है, तो ये न तो कोई काम का नाम है जो एक्शन का नाम है, न ये मेरी अवस्था है कि मैं एक पेन हूँ। मेरे पास क्या है, इस बात के बारे में बता रहे हैं, तो पोजेशन। इसका मतलब होता है होना, ये हैव वाला होना। यही सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, कंफ्यूज्ड होते हैं। होना, इस होना में और इस होना में थोड़ा सा अंतर है। क्या है? इस होना में सब्जेक्ट खुद क्या है इस बारे में बताता है, और इस होना में सब्जेक्ट के पास क्या है इस बारे में वो बताता है। तो कहने का मतलब, अभी हमारे पास निकल के आया, क्या निकल गया कि वर्ब, जिसे हम क्रिया कहते हैं, ये 3 चीज आती है। 1 2 3। कौन कौन सी? या तो किसी काम का नाम, एक्शन का नाम वर्ब है, किसी स्टेट को बताने का काम वर्ब का है, और पोजीशन, अधिकार के बताने का काम वर्ब का है। एक्शन के अंदर होता है जिसके पीछे ना लगता है, और जिसमें कोई काम होता है, फिजिकल शारीरिक इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे खेलना। तो खेलने में हम अपने शरीर की एनर्जी वेस्ट करते हैं। स्टेट, इसका मतलब होता है होना, किस स्थिति में है हम, अवस्था हमारी क्या है, ये हमारा स्टेट। और पोजीशन का मतलब होता है, इसका भी मतलब होता है होना, लेकिन इसका मतलब होता है पास होना। पास होना मतलब नज़दीक में पड़ा हुआ नहीं, कोई चीज़ जिसके हम मालिक है, जो हमारे पास है, जिससे हमारा संबंध है। तो वर्ब 3 काम करती है, एक्शन बताना, स्टेट बताना और पोजीशन बताना। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर ये चीज़ें अभी आपके क्लियर नहीं हो रही है, तो जैसे ही आप सेंटेंस पढ़ोगे, आप अपने आप बता दोगे कि इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो एक्शन की बात कर रहा है, स्टेट की बात कर रहा है, या पोजीशन की। आप चाहो तो मैं आपको एक सेंटेंस लिख के बताता हूँ। जैसे, मैं पढ़ा रहा हूँ।
इस वाक्य में ऐसा कौन सा शब्द है जिसके पीछे ना लग जाता है? मैं में लगेगा नहीं, पढ़ाना में लग जाएगा मैं, और पढ़ाना एक क्रिया का नाम है, तो ये आपने क्रिया छांट ली। ये रहा है, रही है, ये इसका मतलब कंटिन्यूस है, और हूँ इसका मतलब ये अभी की बात कर रहा है, प्रेजेंट है, मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है। लेकिन मैं दूसरा कहूँ कि मैं विद्यार्थी हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ। अब इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? मैंने कहा बिना वर्ब के सेंटेंस होता ही नहीं है, वर्ब तो उनमें 100% है ही। अब कौन से? मैं वर्ब हूँ नहीं, विद्यार्थी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, जिसको हम पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, उसको हम संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। विद्यार्थी को हम पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, तो ये तो नाउन है, वर्ब नहीं है। तो फिर हूँ आप कहोगे तो प्रेजेंट टेंस है, तो फिर इसमें वर्ब क्या है? इसमें ये हूँ ही वर्ब है। इसका मतलब होता है होना। ये कौन सा होना है? ये सब्जेक्ट की अवस्था बता रहा है कि मैं क्या हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ। यानी बोलने वाला सब्जेक्ट किस अवस्था में? विद्यार्थी जो होता है उस अवस्था में है। ठीक है। तीसरा मैंने कह दिया मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक पेन है। अब इसमें वर्ब क्या है? मेरे पास तो कोई वर्ब होती नहीं, आस इधर उधर आस पास पे तो प्रीपोजिशन होते हैं। मेरे पास एक पेन है, पेन कोई वर्ब नहीं है, फिर इसी में कौन सी वर्ब है? ये भी है होना, लेकिन ये कौन सा होना? इस होना के अंदर स्टेट नहीं बताई जा रही, पोजीशन बताया जा रहा है कि बोलने वाले के पास में क्या है, किस पर अधिकार है। तो यही आ गई एक्शन, स्टेट और पोजीशन। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अब हम वर्ब को हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, वैसे वर्ब के बहुत सारे प्रकार है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, मॉडल वर्ब, बहुत सारे हैं। लेकिन हम अपने तरीके से जितना हम हैंडल कर सकते हैं, जिस लेवल से हमें पढ़ना चाहिए उस तरीके से पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल फिर हमने लिखा वर्ब। अब वर्ब क्या है? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और आप आराम से देख सकते हैं। हिंदी में तो पहचान आ गया, इंग्लिश में जैसे ही आप वर्ब को मैं अभी लिखूंगा आप जानने लग जाओगे, तो आप अंडरलाइन कर दोगे कि ये वर्ब है। वर्ब दो प्रकार की होती है आमतौर पर, एक्शन के आधार पर। या तो वर्ब किसी कार्य में, किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, या किसी सेंटेंस में मेन वर्ब का काम करती है। अगर किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब है, कितने? एक ही, तो वो मेन वर्ब है, और एक से अधिक वर्ब है तो वो हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, और तीन भी, लेकिन एक मेन वर्ब है, इसके अलावा जो बच गई वो हेल्पिंग वर्ब है। जैसे मैं कहूँ मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग, है ना, सिंस मॉर्निंग। तो इस सेंटेंस में क्या है कि ये देखो, टीचिंग आईएनजी ये भी वर्ब है, ये बीन ये भी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब ये भी वर्ब है, तो ये दो तो हेल्पिंग वर्ब है, और ये एक जो है ये मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब एक भी हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब दो भी हो सकती है, और हेल्पिंग वर्ब नहीं भी हो सकती, लेकिन मेन वर्ब हर सेंटेंस में रहती है। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार की होती है और हेल्पिंग वर्ब कहते किसे हैं? वैसे सेंटेंस के हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में मीनिंग देने के लिए हम टेंस पढ़ते हैं। टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पढ़ते हैं। मतलब वर्ब का काम है मीनिंग देना, सेंटेंस को अर्थ प्रदान करना, क्या हो रहा है वो बताना, तो इसके लिए वर्ब काम में आती है। अब वर्ब अकेले किसी काम को नहीं कर पाती तो वो किसी की, मेन वर्ब अकेले नहीं कर पाती तो हेल्प लेती है। जैसे मैं जाता हूँ, अगर मैंने पहले बताया था इस सेंटेंस को इंग्लिश में लिखना है तो आई गो, इसमें इसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसे हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं कहूँ कि मैं जा रहा हूँ, तो आप कहोगे आई एम गोइंग। अब इसमें क्या हो रहा है, जाना की मीनिंग गो है, जा रहा तक इसने हैंडल कर लिया आईएनजी लगा के, लेकिन जा रहा हूँ प्रेजेंट टाइम दिखाने के लिए इसे एम हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ी, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये मेन वर्ब हो गई। तो हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं? वे हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब की हेल्प करती है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब में बंटवारा क्यों हुआ? हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार के हैं, मेन तो एक तो मॉडल और एक प्राइमरी। अब इन दोनों में बंटवारा क्यों हुआ? इन दोनों के बीच में बंटवारे की वजह क्या हुई कि इनको अलग अलग होना पड़ा? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है और मॉडल भी हेल्पिंग वर्ब है, तो फिर ये दोनों अलग अलग क्यों हुए? देखिए,
हेल्पिंग वर्ब का काम है मेन वर्ब की हेल्प करना, मदद करना। लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम खुद करने लग जाए तो उसे वो हेल्पिंग वर्ब होती है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। और वह हेल्पिंग वर्ब जो केवल और केवल हेल्प ही करती है वो होती है मॉडल वर्ब, यानी ये कभी भी मेन वर्ब नहीं बन सकती। फॉर एग्जाम्पल, एक तो आपने नाम विज्ञान का, मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक तो होता है जलचर, सुना होगा आपने नाम। एक होता है स्थलचर, और एक होता है उभयचर। इस जलचर के अंदर हम ले लेते हैं मछली, और स्थलचर के अंदर मान लेते हैं हम कैट, बिल्ली ले लेते हैं जो स्थल पर रहती है। जलचर जो पानी में, जल में रहते हैं मछली, स्थलचर जो स्थल पर रहते हैं मतलब जमीन पर रहते हैं बिल्ली, और उभयचर जो जल और थल दोनों में रहते हैं। इन दोनों में रहने वाले कौन होते हैं? जैसे मेंढक, ठीक है। अब मेंढक जो है वो कहाँ रह सकता है? जल में भी और स्थल में भी, इसलिए ये क्या हो गया? उभयचर। ठीक इसी तरह ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है ना, ये मेंढक की तरह ये मेन वर्ब भी बन जाते हैं और ये हेल्पिंग वर्ब भी बन जाते हैं। कैसे? मौका प्रस्त है, अगर मेन वर्ब आए तो ये हेल्पिंग वर्ब बन जाती है, और अगर मेन वर्ब नहीं आए तो ये खुद ही मेन वर्ब बन जाती है, क्योंकि इनका खुद का भी कोई ना कोई अर्थ निकलता है। अब यह चीज़ कैसे समझोगे? ये तो हम सेंटेंस में समझेंगे कि ये मेन वर्ब का काम कर रही है, जब इनके तुरंत बाद मेन वर्ब नहीं होगी। कुल मिला के वे हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब का काम कर सकते हैं वो है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, और वे हेल्पिंग वर्ब जो केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, मेन वर्ब का काम कभी नहीं करते, वो होते हैं मॉडल। मॉडल्स कितने होते हैं? अब मॉडल की उत्पत्ति मूड से हुई है, लेकिन ये सब तो हम मॉडल वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम जान लेते हैं मॉडल्स कितने होते हैं। मॉडल के बारे में एक दो लाइनें, जैसे मॉडल्स होते हैं टोटल 13, और मैं इनको कहता हूँ ये 11.5 ही होते हैं। 11.5 क्यों? क्योंकि 3 जो मॉडल होते हैं वो सेमी मॉडल होते हैं। सेमी का मतलब होता है आधा, क्योंकि वे मॉडल मेन वर्ब का काम करते हैं, हालांकि उसी फॉर्म में नहीं, पर थोड़ा सा बदलाव करने के बाद। और बाकी के जो मॉडल होते हैं 10, वो होते हैं प्योर मॉडल, शुद्ध मॉडल, प्योर मॉडल। आप मॉडल के नीचे लाइन खींच के ऐसे लिख सकते हैं कि ये 3 सेमी मॉडल और 10 प्योर मॉडल। अब 10 इसके नीचे कौन कौन से हैं वो आगे लिखता हूँ मैं। देखो मॉडल याद करने की ट्रिक क्या है। सबसे पहले आप फ्यूचर टेंस अगर आपने पढ़ा है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है 2। कौन कौन सी? इधर से शुरुआत करता हूँ। देखो सेल और विल, ये आपको याद होगी, विल और सेल। आप पढ़ सकते हैं। सकना की इंग्लिश क्या होती है? सकना की इंग्लिश 2 होती है। एक तो कैन, ये तो एबिलिटी दिखाता है। एक होता है मैं का मतलब सकना, ये दिखाता है आपकी संभावना कि आई मे गो, मैं जा सकता हूँ, और आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ। इसमें एबिलिटी है, इसमें संभावना है। तो और सारे के सारे मॉडल, ये जो मॉडल है वो आपको आने चाहिए की मीनिंग जो होती है वो वैसे तो होती है शुड, लेकिन जरूर चाहिए उसकी मीनिंग होती है मस्ट। तो सेल्स का जो पास्ट फॉर्म होता है वो होता है शुड, हालांकि ये पास्ट फॉर्म भी होता है प्लस अपने आप में मॉडल भी होता है, प्रेजेंट फॉर्म भी। विल का होता है वुड, तो सेल का शुड, विल का वुड, कैन का कुड, और मे का माइट। कितने मॉडल हो गए ये? 2, 4, 6 और 8 और एक 9 मॉडल तो याद हो गए। अब बचा कौन सा? अब आपके 4 मॉडल बच गए। 4 मॉडल में 2 तो है टू और 2 है नॉट। अब 2 टू कौन से हैं? एक तो होता है यूज्ड टू, एक होता है ought टू, ये 2 टू। 2 नोट कौन से? नीड नोट और डेयर नॉट। तो अब इनमें से ये 3 जो है ये सेमी मॉडल है, बाकी के प्योर मॉडल है। मैंने इसको इस तरीके से ऐसे लिखा है ताकि आपको ये याद हो जाए, याद करने में आसानी रहे। कैसे? सेल, पहले आप लिख लोगे हेल्पिंग वर्ब सेल और विल, कैन और मे, यानी हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब विल सेल, और सकना की इंग्लिश कैन और मे, और आपको मॉडल जरूर याद होना चाहिए तो मस्ट। इसके बाद इनकी फॉर्म बनाना, सेल का शुड, विल का वुड, कैन का कुड, मे का माइट।
फिर आप याद रखना दो टू और दो नोट। दो टू कौन से? यूज टू, ought टू, दो नोट नीड नोट और डेयर नोट। ये हो गए मॉडल। मॉडल के बारे में और आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे दूं। ये एक वचन होते हैं या बहुवचन? एक वचन होते हैं या बहुवचन? तो आप कहोगे दोनों। क्या होता है? दोनों। दोनों कैसे? जैसे सी के साथ कैन लगेगा, यस। वी के साथ भी कैन ही लगेगा, यस। आई के साथ भी कैन ही लगेगा, दे के साथ भी कैन ही लगेगा। क्यों? क्योंकि ये चेंजेबल नहीं है, ये एक वचन और बहुवचन दोनों के साथ काम में आते हैं। ठीक है, इनके बाद ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब है तो इनके बाद आती है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? तो ये याद रखना, मॉडल के बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? बेस फॉर्म। आप इनको ऐसे लिख लेना, मॉडल एक वचन और बहुवचन दोनों होते हैं। यहाँ पर अलग से अगर आप नीचे लिखना चाहो तो मॉडल्स एक वचन और बहुवचन, एक वचन प्लस बहुवचन। थोड़ा बोर्ड का यूज करने का आदी नहीं हूँ तो लिखने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। एक वचन प्लस बहुवचन, है ना, दोनों। दूसरी चीज, मॉडल्स के बाद मेन वर्ब की बेस फॉर्म। ये बेस फॉर्म क्या है? इसे लोग फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं। बेस फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म में अंतर क्या है? बी वर्ब एक अकेली वैसी वर्ब है जिसकी बेस फॉर्म अलग है और फर्स्ट फॉर्म अलग है। बाकी दुनिया की जितने भी वर्ब है वो आप बेस फॉर्म ही याद करते हैं और वो बेस फॉर्म ही फर्स्ट फॉर्म है। जैसे जाना की मीनिंग होती है गो, तो ये बेस फॉर्म भी है और फर्स्ट फॉर्म भी है। आना की कम, ये बेस फॉर्म भी है और फर्स्ट फॉर्म भी है। देना की गिव, ये बेस फॉर्म भी है और फर्स्ट फॉर्म भी है। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो सबसे पहले हमने जाना वर्ब किसे कहते हैं। वर्ब एक्शन, पोजीशन और स्टेट को बताने वाली वर्ब होती है। ठीक है। दूसरा, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को कैटेगराइज हम करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम दो भागों में बांटते हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल हेल्पिंग वर्ब। मॉडल हेल्पिंग वर्ब वे हेल्पिंग वर्ब जो केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, मेन वर्ब का कभी नहीं करते, वो मॉडल हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब वे हेल्पिंग वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब का काम भी करते हैं, साथ ही साथ ये मेन वर्ब का काम भी कर लेते हैं। अब हमने सोचा मॉडल कितने होते हैं, तो मॉडल होते हैं टोटल 13 में से 10 प्योर मॉडल होते हैं और 3 सेमी मॉडल होते हैं। 3 सेमी मॉडल होते हैं, यूज टू, नीड नोट और डेड नोट। 13 मॉडल को याद कैसे करते हैं? पहले फ्यूचर की 2 हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, विल और सेल। उसके बाद सकना की इंग्लिश लेते हैं, मैं और कैन। इसके बाद में इनके 4 की फॉर्म लिख देते हैं, तो विल सेल का शुड, विल का वुड, कैन का कुड, मे का माइट। मॉडल हमें जरूर याद होने चाहिए तो मस्ट, और बच जाते हैं तो दो टू और दो नोट, यूज टू, ought टू, नीड नोट और डेयर नोट। ऐसे करके स्ट्रिक से इनको थोड़ा सा याद करने में आसानी रहती है। इसके बाद मॉडल के पहले सब्जेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता कि सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन, क्योंकि मॉडल दोनों में सेम होते हैं। एक वचन है तो भी कैन, बहुवचन है तो भी कैन। मॉडल के तुरंत बाद वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यहाँ से आप छोटे छोटे सेंटेंस निकाल सकते हैं। जैसे आपको मैं का पता होता है संभावना व्यक्त करने के लिए, तो आप ऐसे कहते हैं जैसे सी मैं और मैं के बाद गो। तो सी में गो का मतलब हुआ कि वह, अब मैं में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो गो मतलब जाना, कि वो जा सकती है, संभावना ऐसी है। मैं जा सकता हूँ तो आई में गो, मैं जा सकता हूँ, आई में गो। वे जा सकते हैं तो दे में गो। जैसे कैन का मतलब होता है कोई काम करने की एबिलिटी होना। जैसे आप कहोगे मैं पढ़ सकता हूँ, तो सिंपली आप क्या लिख सकते हो, आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ तो आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूँ। मैं दौड़ सकता हूँ तो आई कैन रन, ये हो गया। अब मैं कहूँ कि वे दौड़ सकते हैं तो दे कैन रन, वे भी दौड़ सकते हैं। वे लिख सकते हैं तो दे कैन राइट। तो इनमें ही, सी, आई ऐसे राम सीता लगा के और मॉडल को बीच में लाके आगे वर्ब की बेस फॉर्म लिख के सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, इनका निर्माण कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे वाले टॉपिक पर, जो कि था जैसे मेन वर्ब।
तो मॉडल मैंने इसमें लिख दिए, आप इसके नीचे लिख लेना। मॉडल के बारे में 2 नियम बताए, वो भी आप लिख लेना। अब इस पर आता है मेन वर्ब पर। मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब का दूसरा प्रकार रह गया अभी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती है 3। कितनी होती है? 3। ये कौन कौन सी है? तो इसके नीचे ऐसे लाइन खींच के आप ऐसे कर लेना, बी, डू, हैव। बी, डू और हैव, ये क्या है अपनी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। अब मैंने आपको बताया मॉडल मेन वर्ब का काम नहीं करते। अच्छा, मेन वर्ब क्या होते हैं? मेन वर्ब के जो 2 रूप होते हैं ना, पहले मैं थोड़ा बताऊं। वो होते हैं तो रेगुलर वर्ब, क्या होती है? रेगुलर। एक होती है इरेगुलर, रेगुलर और इरेगुलर। अब इनमें डरने की बात है, रेगुलर का मतलब नियमित क्रिया, ऐसी क्रिया जिनके पीछे ईडी लगा दे, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन जाती है। जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, है ना, डांस, डांस्ड, डांस्ड, ऐसे। और इरेगुलर वर्ब वो होती है जिनमें ईडी वाला नियम काम नहीं करता। ये दूरी लगभग 3% क्रियाएं इरेगुलर होती है, 97% क्रियाएं या वर्ब जो है वो रेगुलर होती है। तो हम इन 3% इरेगुलर वर्ब को याद कर लेते हैं। इनका अलग से वीडियो बनेगा। जैसे हम इनको याद कर लेंगे तो बची हुई जो है वर्ब वो अपने आप ही रेगुलर वर्ब बच जाएगी। और रेगुलर वर्ब में ईडी जोड़ने के नियम है, वो भी अलग से सेपरेट वीडियो में आ जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ इसको इसलिए बता रहा हूँ कि मॉडल मेन वर्ब का काम नहीं करते। तो मेन वर्ब की देखो, ये तो हम टाइप पढ़ रहे हैं, वर्ब की फॉर्म भी तो होती है। फॉर्म कौन सी होती है? जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की बेस फॉर्म में आप जोड़ते हैं एस या ई एस। क्यों जोड़ते हैं? एक वचन बनाने के लिए। एक वर्ब की बेस फॉर्म में आप जोड़ते हैं आई एन जी। क्यों? कंटिन्यूस फॉर्म बनाने के लिए। एक वर्ब की खुद की क्या होती है? बेस फॉर्म होती है। तो टोटल वर्ब की कितनी फॉर्म हो गई? 3 और 3 6। कौन सी? वर्ब की बेस फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की बेस फॉर्म में एस या एस और वर्ब की बेस फॉर्म में आई एन जी। तो टोटल वर्ब के ये हैं वर्ब के फॉर्म। फॉर्म मतलब रूप। और ये जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं इसके काइंड्स, प्रकार की कितने प्रकार की होती है। अब बताइए, जब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम कर सकती है तो इनमें वो गुण होने चाहिए जो मेन वर्ब में है। मतलब इनकी भी ये फॉर्म बनेगी। जैसे कैन का तो बनेगा नहीं ये फॉर्म। क्यों? क्योंकि ये फॉर्म तो मेन वर्ब की बनती है और मॉडल है वो मेन वर्ब का काम करते ही नहीं है। लेकिन प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब करते हैं तो इनकी ये फॉर्म बनेगी। तो ये फॉर्म क्या क्या है? बी, डू और हैव की, ये हमें जरूर से लर्न करनी है, क्योंकि इनके बिना ये आगे बहुत ज़्यादा काम आती है। आप सोचते होंगे टेंस, अगर आपको वर्ब का नॉलेज है तो टेंस 1 घंटे में आप सीख सकते हैं, बहुत ज़्यादा रूल वगैरह याद करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जनरली स्टूडेंट वर्ब तो पढ़ते नहीं, डायरेक्टली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं, तो उन्हें समझ में नहीं आता। थोड़ा देखते हैं आगे कि जैसे मैंने लिखा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, आप वहीं से नीचे लिख लेना प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। और ये होती है अपने 3। कौन कौन सी? बी, डू और हैव। अब चूंकि एक मेन वर्ब का काम करती है, बी का मतलब होता है होना, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। डू का मतलब होता है करना कोई काम का, और हैव का मतलब होता है होना। और इस होने में बात होती है रखने की, कोई चीज़ अपने पास रखना। ठीक है। अब वर्ब की कौन कौन सी फॉर्म होती है? देखो, वर्ब की बेस फॉर्म, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की बेस फॉर्म में एस या ई एस, और वर्ब की बेस फॉर्म में आई एन जी। ठीक है, तो इन्हें याद करते हैं। तो बी की बेस फॉर्म होती है बी, खुद बी बेस फॉर्म। दुनिया की अकेली ऐसी वर्ब जिसकी बेस फॉर्म भी होती है अलग है और फर्स्ट फॉर्म होती है अलग। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? तो फर्स्ट फॉर्म होती है इसकी एम और आर, एम और आर। वैसे आर है बहुवचन के लिए, एम आती है आई के लिए। सेकंड फॉर्म होती है इसकी वॉज और वर, वॉज और वर। जिसके पीछे एस है ये सिंगुलर है, एक वचन है, वर बहुवचन है। एक वचन कर्ता के लिए वॉज, बहुवचन के लिए वर। इसकी थर्ड फॉर्म होती है बीन। कौन सी फॉर्म? बीन। तो बी की बेस फॉर्म बी, फर्स्ट फॉर्म एम आर, सेकेंड फॉर्म वॉज वर, थर्ड फॉर्म बीन। इसकी बेस फॉर्म में एस या ई एस जोड़ते हैं तो इसकी वो होती है इज। कौन सी? इज।
प्लस वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी, तो ये बेस फॉर्म बी और इसमें आईएनजी जोड़ोगे तो बीइंग। समझ में आ गया? यह चीज एक्टिव पैसिव में तो ये 100% काम में आती है। एक्टिव पैसिव पढ़ना है तो ये तो आपको याद होनी चाहिए, फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए कि बी की बेस फॉर्म बी, फर्स्ट फॉर्म एम आर और इज भी शामिल आप कर सकते हैं बेस फॉर्म में एस या एस, इज एम और आर, सेकेंड फॉर्म वॉज वर, थर्ड फॉर्म बीन और आईएनजी फॉर्म बीइंग। अब इसी आ जाते हैं डू। तो मैंने आपको बताया बेस फॉर्म भी डू और फर्स्ट फॉर्म भी डू, क्योंकि बेस फॉर्म बी के अलावा और सबकी सेम है, ठीक है। सेकेंड फॉर्म होती है डिड और थर्ड फॉर्म उसकी होती है डन। और बेस फॉर्म में एस या ईएस तो डी ओ और इसमें ईएस जोड़ देते हैं तो डज। और बेस फॉर्म में क्या जोड़ना, आईएनजी, तो डी ओ और आईएनजी डूइंग। ये तो बिल्कुल सिंपल है। अब आगे आ जाते हैं हैव। तो बेस फॉर्म हैव और इसकी फर्स्ट फॉर्म भी होती है हैव, ठीक है। सेकंड फॉर्म होती है हैड, इसकी थर्ड फॉर्म भी होती है हैड। और जब इसकी बेस फॉर्म में एस या ईएस जोड़ते हैं तो देखो, वैसे तो हैव प्लस एस हैव जो होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, इसको हम सिंपली लिखते हैं हैज, ठीक है। और आईएनजी जोड़नी है तो एच ए वी आईएनजी। अब ये वी के बाद ई कहाँ गया, ये तो हम जब आईएनजी लगाने के नियम पढ़ेंगे, वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी लगाने के नियम, तब वो हम बताते हैं कि वर्ब की बेस फॉर्म में अगर लास्ट में ई हो तो आईएनजी जोड़ने से पहले ई को हटा देते हैं। साथ ही डू का डज कैसे बना, इसके पीछे है ओ, क्या है ओ। ऐसी वर्ब जिनके लास्ट में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ और जेड आए तो उनके पीछे लगाते हैं हम ई एस, बाकी के साथ हम लगाते हैं एस। एक क्वेश्चन क्यों बनाते हैं ये तो हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे तो पता चलेगा। तो फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि यही आपके लिए काफ़ी है। आज आपको याद इतना ही करना है। वर्ब किसे कहते हैं, एक्शन क्या है, स्टेट क्या है और पोजीशन क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है और मेन वर्ब क्या है। हेल्पिंग वर्ब के दो रूप कौन से हैं, मॉडल हेल्पिंग वर्ब और प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। मॉडल हेल्पिंग वर्ब मॉडल कितने होते हैं, 13। उनके नाम कैसे याद करते हैं वो आपको सीखने हैं। उसके बाद मॉडल के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मॉडल एकवचन और बहुवचन दोनों होते हैं। इसके बाद प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है, 3, बी, डू और हैव। बी की फॉर्म क्या है, डू की फॉर्म क्या है और हैव की फॉर्म क्या है। प्लस बी का मतलब होता है होना, डू का मतलब होता है करना और हैव का मतलब होता है रखना। यह करने के बाद हम इसका जो सेकंड वाला है टॉपिक कौन सा, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब, इस पर आगे वाला वीडियो आएगा। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और आगे आने वाले वीडियो का वेट कीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय।